ETF जैसा एक निवेश चुनते हैं या फिजिकल गोल्ड? तो फिजिकल गोल्ड के भी जो रूल्स हैं वो बदले हैं, उसकी होल्डिंग पीरियड बदली है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो गोल्ड पर टैक्सेशन किस तरह से अब बदल जाएगा? देखिए, फिजिकल गोल्ड जो है लगभग लगभग प्रॉपर्टी के बराबर टैक्सेशन उसका होता था। जैसे प्रॉपर्टी को बेनिफिट मिलते थे वैसे फिजिकल गोल्ड में भी बेनिफिट मिलते थे। अब क्योंकि वहां पे भी टैक्सेशन को चेंज किया गया, तो फिजिकल गोल्ड में भी जो है आपके टैक्स रेट चेंज हो गए हैं। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन हो गया है। हॉराइजन जो है, लॉन्ग टर्म का हॉराइजन जो पहले 36 महीने था उसको घटाकर 24 महीने कर दिया गया है। तो और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फिजिकल गोल्ड में, वो आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हुआ, यानी कि वो आपकी इनकम में काउंट होगा। ये फिजिकल गोल्ड का है। वहीं जब हम गोल्ड ईटीएफ को देखते हैं तो गोल्ड ईटीएफ में जो शॉर्ट टर्म है वो आपका एससीसीजी 20% होगा, और वहां पे जो हॉराइजन है वो आपका 24 महीने ना होके वहां पे 12 महीने होगा, यानी कि 1 साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जो रेट है वो 12.5% ही रहेगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो यूनिफॉर्मिटी जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ गई है। जो थोड़ा चेंज है ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड में, वो आपका होल्डिंग पीरियड और एसटीसीजी में है, जहां पे इन दोनों की टैक्स लायबिलिटी जो है वो डिफरेंट है। ओके, एक सवाल हमारे ऑडियंस पूछ रहे थे कि क्या म्यूचुअल फंड और ETF अब इन दोनों में इन दोनों की टैक्सेशन बदल गई है क्या जितेंद्र सर? देखिए, टैक्सेशन जब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ, अभी हमने जैसे कहा कि ईटीएफ में जो है आपके टैक्सेशन चेंज हो गया है, म्यूचुअल फंड की अक्रॉस कैटेगरीज जो है उसमें टैक्सेशन चेंज हुआ है। तो जो क्योंकि ये लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एसेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो डेफिनेशन अगर आप देखेंगे बजट में, तो लिस्टेड एसेट और नॉन लिस्टेड एसेट को डिफाइन करता है टैक्सेशन की कैटेगरीज में। तो अगर लिस्टेड एसेट है तो वो आपका एलटीसीजी के बेनिफिट में चला जाता है। नॉन लिस्टेड एसेट है तो वहां पे आपको एसटीसीजी का अलग टैक्स एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। तो उस तरीके से डिफाइन होता है। तो तो म्यूचुअल ETF फंड, भी ईटीएफ ये लिस्टेड है सभी तो क्या मेरे ख्याल से उसमें भी वही होगा, 1 साल का होल्डिंग इसमें, पीरियड। यस, 1 साल का होल्डिंग पीरियड होगा। एसटीजी लगेगा आपको 20%, और साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% लगेगा। ओके, ऑलराइट। सो ETF और म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन एक ही जैसा हो गया है। बस ये ध्यान रखना है इक्विटी और डेट, ये दोनों जो है वो चीज़ें जो है वो डेफिशिएंट रहेंगी, क्योंकि डेट में हमने देखा पिछले साल ही ये चेंज कर दिया था सरकार ने कि आपकी जो डेट है वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना है, तो वो कंटिन्यू करेगा। और ETF है जो इक्विटी रिलेटेड निवेश कर रहा है, तो भाई उस पर जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड और इक्विटी में लग रहा है कैपिटल गेन, वैसे ही लगेगा। तो कैपिटल गेन्स जो है वो बढ़ गया है, ये बुरी खबर इस बजट ने ज़रूर दे दी है। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। कुछ को हमने शामिल किया था जो टैक्सेशन से जुड़े थे, अब कुछ पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं। मनोज जी का सवाल अहमदाबाद से हमारे पास आया है और मनोज जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं। SBI डिविडेंड यील्ड फंड में इनका 1 लाख रुपए का निवेश है। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में 1 लाख का निवेश कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में 50,000 का निवेश है। SBI के मल्टी कैप में 25,000 का निवेश है। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में 25,000 का निवेश है। SBI स्मॉल कैप फंड में, ओके, ये सारे थे लमसम निवेश। अब आती है बारी सिप्स की। तो SBI के स्मॉल कैप फंड में 2,000 की सिप कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में 2,000 की सिप कर रहे हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में 1,000 की सिप है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 की सिप कर रहे हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर भी मनोज जी जुड़ गए। मनोज जी नमस्ते, स्वागत है आपका। मैंने आपके पोर्टफोलियो को रीड आउट कर दिया है। हम कुछ लमसम निवेश देख रहे हैं, कुछ सिप देख रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? जितेंद्र सोलंकी हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो मेरे साथ बने हुए हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है यहाँ पे 15 साल का। ठीक है। और बच्चे की पढ़ाई के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। किसके तो लिए कर रहे हैं मेरा सर? टारगेट 50 लाख का है, तो क्या अभी इसमें कंटिन्यू रखे या कुछ बढ़ाए? आप 15 साल करेंगे निवेश ऐसे? हाँ। ओके, और आप 50 लाख जमा करना चाहते हैं इस निवेश से मनोज जी। कोई टारगेट किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए आप इसको बचा रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आप निवेश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जितेंद्र सर आपके सामने है यहाँ मनोज जी का पोर्टफोलियो।
15 साल का नजरिया है। इन्होंने जब हमें लिखा था तब 10 लिखा था, इसलिए हम भी वहाँ पे 10 हमने बदल दिया। चलिए 15 साल में 50 लाख के टारगेट पर पहुंचना है मनोज जी को, हो पाएगा सर इस पोर्टफोलियो के साथ? देखिए 15 साल में 50 लाख का अगर मुझे टारगेट अचीव करना हो तो रिटर्न अगर मैं 12 से 13% अज्यूम करूं तो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप 50 लाख के टारगेट को अचीव कर जाएंगे। और रिटर्न जैसा मैंने कहा, इक्विटी में कितना रिटर्न मिलेगा इस पर आप बहुत निर्भर रहते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनका और भी पोर्टफोलियो होगा जहाँ पे थोड़ा डेट में भी निवेश कर रहे होंगे, क्योंकि 100% इक्विटी कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है, हमेशा एक एसेट एलोकेशन अप्रोच अपनानी चाहिए। वहीं जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो इनका पोर्टफोलियो जैसे देखें तो काफी एक एएमसी की तरफ काफी डाइवर्टेड है और अलग अलग तरह के फंड्स ले रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो कंसल्टेशन करना चाहिए। आप एक मिक्स बना के रखें कि लार्ज कैप में आप 75% करें, मिड और स्मॉल कैप में जो है आप 20 to 30% आप जा सकते हैं। वहीं पे थोड़ा गोल्ड के अंदर भी आप निवेश करें, अराउंड 10-15% गोल्ड में निवेश करें। तो इस तरह का एक पोर्टफोलियो आप बना के चले जिससे आप जो रिटर्न है, जो रीजनेबल रिटर्न टारगेट है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। हाई रिटर्न की आप उम्मीद ना करें कि आपने स्मॉल कैप में ज्यादा डाल दिया है तो आप बहुत हाई रिटर्न अचीव कर लेंगे। स्मॉल कैप जरूर आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न बढ़ाता है, लेकिन वहीं पे वो कैटेगरी ऐसी है जो आपके पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी को भी लेके आती है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो लार्ज कैप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप और गोल्ड का एक्सपोजर रखें। इसके अलावा जो है आप, जैसा मैंने कहा कि एक एसेट एलोकेशन अप्रोच बना के चले और एक एएमसी में इतने सारे फंड्स ना ले, थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, उससे आपका पोर्टफोलियो बेहतर बनेगा। ओके, सो मनोज जी, एक एएमसी पर आप बिल्कुल फिदा हैं। एसबीआई के बहुत तरह तरह के आपने फंड्स लिए हुए हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, और डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ और एएमसी के आप स्कीम्स को जोड़िएगा। यहाँ पर एक पर इस तरह से निर्भर करना सही नहीं लग रहा है हमारे एक्सपर्ट को। अंकित जी का क्वेश्चन लेते हैं। सो अंकित ने हमें बताया है कि एलआईसी में ये 2000 रुपये मंथली निवेश करते हैं, लेकिन अब एलआईसी के इस निवेश को वो ब्रेक करके सिप में निवेश शुरू करना चाहते हैं, और ये निवेश ये 24 से 25 साल के लिए करेंगे। सो जितेंद्र सर हमेशा हमारे साथ जो है इंश्योरेंस के टॉपिक पर भी बात करते आए हैं। जितेंद्र सर बताइए, आपको क्या लगता है, ये सही होगा कि आप एक एलआईसी में निवेश जो कर रहे हैं मंथली, वो तोड़ करके वो सिप में करेंगे 24 से 25 साल के लिए? देखिए, किसी भी निवेश को आप अगर तोड़ के किसी दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपने एनालाइज कर लिया होगा कि क्या वो जो निवेश था वो आपके लिए सही था, क्या उसमें रिटर्न पर्याप्त मिल रहा है, और उससे आप अपना गोल नहीं अचीव कर पा रहे हैं। वहीं पर क्योंकि एलआईसी में जब आप निवेश करते हैं तो आप एक फिक्स रिटर्न की उम्मीद करते हैं, आपको पता होता है कि क्या मुझे मिलने वाला है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड की तरफ आते हैं तो काफी वोलेटिलिटी मिलती है आपको जब आप इक्विटी फंड्स की तरफ आते हैं। जितेंद्र सर अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए थे और मैं उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाई, तो अंकित जी से ही सुन लेते हैं कि इनके ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ और है, ये इंश्योरेंस को अगर इस तरह से छोड़ के सिप की तरफ बढ़ेंगे। अंकित जी। जी मैम। कहाँ, किस शहर से जुड़े हैं आप हमारे साथ? मैम मैं झारखंड से हूँ, मैं चतरा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। अच्छा, वेलकम टू मनी 9। तो आपने भेजा है कि आप कोई एलआईसी में एक निवेश कर रहे हैं 2000 के, उसे ब्रेक करके सिप करने जाना चाहते हैं। जी मैम। पर आपका उससे लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब आपने उससे, आप अगर उसे छोड़ेंगे तो ये आपको पता है ना, आपने वो लिया होगा, क्या सोच कर लिया था, और आप सिप में क्यों जाना चाहते हैं? मैम एक बात बताता हूँ ना, क्या है, मैं अभी शेयर मार्केट से मैं फिलहाल 6 महीना से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। पहले इस टाइम में नॉलेज नहीं था, तो क्या था ना कि उस समय जब कराया था तो उतना ज्यादा स्टूडेंट लाइफ था, तो पढ़ने में ज्यादातर बिजी रहा था, तो उस टाइम उतना ये नहीं था शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे क्या। तो उसके बाद जब बाद में ये सब मुझे सीखने को मिला, फिर मैं ऑफलाइन क्लास किया, शेयर मार्केट के पूरा स्टडी किया हूँ। उसके बाद क्लास मैं शेयर मार्केट से अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीज सीखने को मिला कि नहीं, एलआईसी जो है वो जितना देती नहीं है उससे ज्यादा तो हमें ले लेती है, और वही चीज अगर एसआईपी में कर देता हूँ तो
तो SIP मुझे कई गुना मुझे ज्यादा देती। तब मुझे जाकर अब मुझे नॉलेज मिला है। और मैं एक और आदमी से बात किया हूँ, वो सीनियर इंजीनियर है टाटा स्टील के, तो वो मुझे बोले कि अनिकेत ऐसा बात है ना कि आप जैसे LIC में जितना देते नहीं है उससे ज्यादा वो जितना नहीं देता उससे ज्यादा आपको LIC ले लेती है। तो आप डिसीजन कर लो कि किस में देना है, किस में क्या करना है। चलिए, तो अच्छा डिसीजन है, ये बहुत अच्छा लगा अंकित, आपने अपना होमवर्क पूरा किया है, ऐसा नहीं कि किसी के बोलने पर आ गए हैं। तो चलिए, अब अगर ये LIC से हटना चाहते, मन बना लिया है जितेंद्र जी इन्होंने, सिप करना है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, अभी अभी इक्विटी में निवेश करना थोड़ा बहुत शुरू किया है, 24 से 25 साल तक करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? ये 2000 रुपए इन्हें कहाँ निवेश करना चाहिए और ये सही डिसीजन है? आपको क्या लग रहा है अंकित की बात सुनकर? अब देखिए, इक्विटी मार्केट में अगर आप इतने लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सही डिसीजन है। 24 साल का अगर आपके पास होराइजन है तो 2000 रुपये पर मंथ से भी आप एक बड़ा अच्छा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। लेकिन दो चीजें जो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है वो ये कि LIC में कितना इनको टाइम हो गया है, क्या LIC तोड़ के जो नुकसान होगा उसके लिए रेडी है, क्योंकि LIC जब भी आप बंद करते हैं, सरेंडर करते हैं तो आपको नुकसान होता है। और मेरा ये मानना है कि LIC का अगर आपने काफी टाइम निकाल दिया है पॉलिसी के अंदर तो बेहतर होता है कि आप उसकी मैच्योरिटी जो है वो ले लें। और अगर आपको बहुत जल्दी में आपने स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक करने का डिसीजन से पहले आपको जो उसमें नुकसान होगा उसको आपको अंदाजा होना चाहिए। आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको शेयर बाजार की आप जो नॉलेज है वो आपने सीखी है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 24 साल के लिए भी निवेश कर रहे हैं, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करें। आप इक्विटी मार्केट को देखते हुए बहुत हाई रिटर्न पे अपना गोल कैलकुलेशन ना करें, रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करें। लेकिन 24 साल के लिए इक्विटी मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं SIP के जरिए, बड़ा अच्छा निर्णय है। अब ये बता दीजिए जितेंद्र सर कि 24 साल के लिए अगर किसी को निवेश करना हो, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 2000 की अगर सिर्फ कोई करना चाह रहा है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होगा जो म्यूचुअल फंड को पहली बार अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेगा, तो किस कैटेगरी की स्कीम आप सजेस्ट करते हैं इन्हें? देखिए, मेरा मानना है कि जब भी आप स्टार्ट करें तो लार्ज कैप कैटेगरी से स्टार्ट करें। आप लार्ज कैप फंड्स में कोई भी फंड आप चुन सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी कंसिस्टेंट आपको रिटर्न देती है, अच्छा रिटर्न देती है। लार्ज कैप में आपको इंडेक्स फंड भी मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप पैसा और इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दूसरी कैटेगरीज के भी आप फंड जोड़ सकते हैं। बट लार्ज कैप कैटेगरी मेरी राय में अगर शुरुआती निवेश है तो अच्छी कैटेगरी है।